श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजतला वाराणसी। आज हम कक्षा 10 का विषय गृह विज्ञान चैप्टर नंबर 2 पढ़ा रही हूँ। उसी में हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। जीवन बीमा। जीवन बीमा होता क्या है? जीवन बीमा मतलब जीने के बाद भी, मतलब जीने के पहले भी और मरने के बाद भी ये हमें काम आता रहता है। इसमें जीवन बीमा में यह है कि यह योजना सामाजिक सुरक्षा की एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में मासिक, त्रैमासिक, छमाही अथवा वार्षिक आधार पर निश्चित धनराशि जमा की जाती है। पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में जमा धनराशि व निश्चित लाभांश तथा बोनस की धनराशि प्राप्त होती है। यदि किसी पॉलिसी धारक की बीच में मृत्यु हो जाती है तो उसके उत्तराधिकारी को पॉलिसी की वह पूरी रकम मिल जाती है जो कि पॉलिसी धारक को पॉलिसी पूरी होने पर दी जाती है। इसके अंतर्गत अनेक प्रकार की योजनाएं हैं जिनसे समय समय पर लाभ प्राप्त किया जा सकता है। जिसे है कि क्या क्या, बच्चों की पढ़ाई की योजना, बच्चों की शादी के लिए योजना, मनी बैंक पॉलिसी आदि। ठीक है। इसमें जीवन बीमा में यह होता है कि इस योजना में एक अच्छी योजना है। इसमें प्रीमियम के रूप में, मासिक के रूप में, त्रैमासिक, आप मतलब कि या महीने में उसको जमा करिए पैसा, या तो 3 महीने में, या तो 6 महीने में, या साल में। ठीक है। तो इसकी एक निश्चित धनराशि होती है कि हमको इस महीने में कितना हमको पैसा जमा करना है। 500 रुपया करना है कि 1000 करना है कि 2000, 4000, 6000, मतलब जितना आपके पास है आप उस पॉलिसी मतलब उसका करवा सकते हैं। पॉलिसी की अवधि समाप्ति के बाद एक निश्चित समय में धन, मतलब कि वह उसमें एक क्या होता है कि एक निश्चित समय, एक निश्चित अवधि बन जाती है कि हमको उस समय इतना पैसा हमको जमा करना है। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी आप लोगों को बताया है कि कौन कौन से समय समय पे हमको लाभ मिल सकता है। तो जैसे कि बच्चों की पढ़ाई में, बच्चों की शादी के लिए मनी बैंक पॉलिसी आदि। फिर इसके बाद और इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जीवन धारा, जीवन साथी, आशादीप, शिक्षावृत्ति, जीवन मित्र, जीवन सुरभि, आजीवन पॉलिसी आदि। यह सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? जीवन बीमा के अंतर्गत। फिर इसमें है कि हमको किस तरीके से कहाँ कहाँ से पैसे को इकट्ठा करके हम जीवन बीमा अपने, अगर मान लीजिए बीच में अगर खाता मतलब कि जो है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वह जितनी रकम रहती है उसके उत्तराधिकारी यानी उसके लड़के या कोई भी व्यक्ति है तो वह पैसा उनके नाम पे हो जाता है। ठीक है। फिर अगला टॉपिक हमारा क्या है? बचत विनियोग के साधन। क्या है? बचत विनियोग के साधन। तो बचत विनियोग के साधन में जैसे कि कौन कौन से योजनाएं बचत के आधार पर की जाती है। पहला है सरकारी भविष्य निधि योजना। सरकारी भविष्य निधि योजना में कि जैसे कि क्या है, भविष्य निधि योजना सरकारी नौकरी करने वालों की बचत योजना है। इसके अंतर्गत प्रति माह नियमानुसार कर्मचारी के वेतन से एक निश्चित धनराशि काटकर उसके खाते में जमा की जाती है। जैसे कि जीपीएफ इसको बोलते हैं, सरकारी भविष्य निधि योजना को क्या बोलते हैं? जीपीएफ। यानी कि अगर मान लीजिए सरकारी नौकरी करने वाले व्यक्ति क्या करते हैं, जो पेंशन उनको मिलता है, जो मतलब कि जो सैलरी उनको मिलती है, जो सैलरी मिलती है तो उसी सैलरी में से कुछ रुपया काट के उनको उनके अलग खाते में जमा किया जाता है। फिर वही जो वह रिटायर होते हैं फिर वही पैसा जो होता है उनको हर महीने में पेंशन के रूप में दिया जाता है। ठीक है। फिर है दूसरा है सार्वजनिक भविष्य निधि योजना। सार्वजनिक भविष्य निधि योजना क्या होती है कि भारत सरकार ने यह योजना 1972 से 73 में शुरू की थी। इस योजना का लाभ कोई भी व्यक्ति उठा सकता है। इसमें निश्चित की गई किस्तों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या इसकी किसी शाखा में जमा की जाती है। एक वित्तीय वर्ष में जमा की गई धनराशि 60,000 रुपये
से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस योजना में जमा की गई धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है तथा यह राशि आयकर से मुक्त होती है। व्यापार करने वालों के लिए यह योजना लाभकारी होती है। फिर है तीसरा है अनिवार्य भविष्य निधि योजना यानी पीएफ। जैसे कि इसमें अनिवार्य भविष्य निधि योजना में सरकारी भविष्य निधि योजना के समान यह योजना गैर सरकारी, अर्ध सरकारी, कॉलेजों, फैक्ट्रियों के कर्मचारियों पर लागू होती है। इसके सारे क्रियाकलाप सरकारी भविष्य निधि योजना के ही समान होते हैं। जैसे सरकारी भविष्य निधि योजना के मतलब अनिवार्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत कि सरकारी जैसे जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि सरकारी भविष्य निधि योजना के अंतर्गत क्या क्या होती हैं, तो उसमें यह होता है कि जैसे कि हम लोग उसमें क्या करते हैं, पैसे जो हमको मिलता है तो उसी पैसे में से हमको काट काट के जो हमको पेंशन के रूप में मिलता है तो वही ठीक है। अनिवार्य भविष्य निधि योजना भी उसी के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों चीज़ें जो हेडिंग है ये दोनों सरकारी भविष्य निधि और अनिवार्य भविष्य निधि योजना ये दोनों सेम है, ठीक है। चौथा है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बचत करने की एक विश्वसनीय संस्था है। इसकी मासिक आय योजना, यूलिप तथा अन्य योजनाओं का लाभ निवेश करके उठाया जा सकता है, ठीक है। यानी कि यूलिप योजना में बचत पर ब्याज के साथ दुर्घटना का लाभ एवं आयकर बचत का लाभ भी प्राप्त। एक यूनिट की कीमत 10 रुपये होती है परंतु एक क्रय विक्रय मूल्य घटता बढ़ता रहता है। जैसे किसी सामान का हम लोग क्या करते हैं, अगर लेते हैं तो उसका क्या होता है, आय व्यय क्या होता है, हमेशा घटता बढ़ता रहता है। फिर सहकारी ऋण समितियाँ। विभिन्न व्यक्तियों द्वारा जो सहकारी समितियाँ बनाई जाती हैं वे सदस्यों से अंश का धन एकत्र करके समिति के सदस्यों को ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती है। जमा धन किसी उद्योग अथवा व्यवसाय में लगाकर उससे लाभ कमाया जाता है। इस लाभ के अंश समिति के सदस्यों के नियमानुसार बांटे जाते हैं। जैसे है कि इसमें क्या होता है कि एक अंश यानी वे सदस्यों से अंश यानी हर एक सदस्य से क्या किया जाता है कि कुछ पैसे उसमें से एक अंश उसको काट के हर व्यक्ति को दिया जाता है, ठीक है। अगला है कंपनियों के शेयर्स एंड बॉन्ड्स। क्या है कंपनियों के शेयर्स एंड बॉन्ड्स में मतलब कि बड़ी बड़ी कंपनियां अपने शेयर्स बेचकर उस पर सावधि धन जमा करके उस पर आकर्षक ब्याज देती है। अनेक व्यापारी क्या करते हैं, इसमें संस्था बॉन्ड्स भी निकालते हैं। इस पर निवेश करने वालों को अधिक ब्याज के साथ उन्हें आयकर में भी छूट मिलती है। शेयर्स तथा बॉन्ड्स पर धन लगाते समय कंपनियां की विश्वसनीयता की परख कर लेनी चाहिए, अन्यथा जमा किया गया धन डूबने का भी डर रहता है। यह होता है कि अगर मान लीजिए हम लोग पैसा जमा कर रहे हैं तो उसके बारे में हमको पूरी जानकारी होनी चाहिए, नहीं तो वह क्या होती है कंपनियां कोई मतलब कि वह हमारे डूब भी सकती हैं, ठीक है। अगला है चिट फंड योजना। इस प्रकार की योजनाएं धन जमा करने वालों को आकर्षक ब्याज देती है, किंतु वर्तमान समय में अनेक ऐसी बोगस कंपनियां खुल जाती हैं जो कि जमाकर्ताओं को ऊंचे ब्याज का लालच देकर अधिक से अधिक धन जमा करवा लेते हैं। जैसे कि देखते हैं एक एक जो कंपनियां रहती हैं उनको क्या कहेंगे, इतना पैसा जमा करेंगे आप तो आपको इतना नहीं इतना ब्याज मिल जाएगा, ठीक है। तो उस लालच में आकर व्यक्ति क्या करता है, पैसा अधिक जमा कर देता है और वह पैसा उनका क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है। उपयुक्त इसमें यह है कि सभी बचत योजनाएं व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है, फिर जिसमें समय समय पर धन की आवश्यकता की पूर्ति होने पर व्यक्ति को जीवन में आर्थिक कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता है। इस प्रकार की बचत भावी आवश्यकताओं को पूर्ण करने में हमें क्या होती है, सहायक होती है। जैसे कि अगर मान लीजिए हमको कोई कार्य मतलब कि करना है तो कोई आर्थिक सहायता मतलब कोई भी कठिनाई आती है तो हमको वो जो पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं उसमें हमें क्या हो सकता है, लाभ मिल सकता है, ठीक है। आज हमारा दूसरा चैप्टर भी समाप्त हो गया है। अगला चैप्टर हम अगले दिन स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें जो कुछ भी नहीं आप लोगों को समझ में आया है तो हमको बता दीजिएगा, ठीक है। आज का टॉपिक हमारा बस इतना ही था, ठीक है।